सो ये जो फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे निकल के आ रहे हैं काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम और आप भी हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से जब मणिपुर में ये सारे वायलेंस के केसेस हो रहे थे और ये बाकी के सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हो रहे थे, उस समय हम लोग न्यूज पे एंटरटेन हो रहे थे ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की न्यूज देख देख कर। इवन जब मणिपुर की वुमेन्स दिल्ली तक आया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तब भी उन्हें कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली। जबकि अगर दिल्ली में अगर कोई प्रोटेस्ट हो तो उसको पक्का मीडिया कवरेज अच्छी खासी मिल ही जाती है। तो अभी तक मणिपुर में 300 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और 300 से ज्यादा ही लोग बहुत ही सीरियसली इंजर्ड भी हैं। इसके अलावा 700 रेप केसेस एंड सेक्सुअल असॉल्ट केसेस भी सामने आए, जिसमें से 50% ऑफ द केसेस तो रेप के ही हैं। तो ये इशू इतना सीरियस हो चुका है, तो हमें ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि इस इशू के इतने सीरियस होने के पीछे रीजंस क्या है। और उन रीजंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मणिपुर की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी क्या है। मणिपुर फर्स्ट ऑफ ऑल एक हिली एरिया है जो कि एक बॉर्डर भी शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ। उसके अलावा मणिपुर का जो हिली एरिया है वो 90% ऑफ द एरिया रिप्रेजेंट करता है और बाकी का 10% वैली एरिया रिप्रेजेंट करता है। और उस 10% एरियाज में एक कम्युनिटी रहती है जो कि 45% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है मणिपुर की, दैट इज मेतीस कम्युनिटी। और हिली एरियाज में ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं जो कि है नागा, कुकी एंड जोमी ट्राइबल कम्युनिटीज। इन 1970s जब मणिपुर को एक स्टेट का स्टेटस मिला था, उस टाइम पे 55% ऑफ द पॉपुलेशन मेतीस थी और वो आज कम होकर 45% हो गई है। वहीं जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो उस टाइम पे 45% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती थी मणिपुर की, जो कि इस समय बढ़ के 50% हो गई है। तो मेतीस को स्टेट से SC और OBC का स्टेटस मिला हुआ है और वहीं ट्राइबल कम्युनिटीज को ST का स्टेटस मिला हुआ है। और जो वहाँ का हिली एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल एरिया के अंदर आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले ST कम्युनिटी के लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके अंदर वो अपनी एथनिसिटी और कल्चर को प्रिजर्व कर सके। तो इन सब की वजह से वहाँ पे जो हिली एरिया है वहाँ पे लैंड एक्वायर करना और वहाँ पे रहना सिर्फ ST कम्युनिटी ही कर पाती है और बाकी के SC एंड OBC नहीं कर सकते। तो इस पूरी सिचुएशन के चलते मेतीस जो है वो हिली एरिया में अब लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। सो अब जब हमने ज्योग्राफी और डेमोग्राफी समझ ली है, आइए समझते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में भी। तो टोटल में मणिपुर में 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें से 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो कैंडिडेट है वो मेतीस कम्युनिटीज हैं और बाकी के बचे 20 कैंडिडेट्स है वो ट्राइबल कम्युनिटीज के। एंड बिकॉज ऑफ दिस वहाँ पे जो पावर में जो कम्युनिटी है वो देखी जाए तो मेतीस ही है। अब स्टेट के पूरे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक सिचुएशन की वजह से मेतीस कम्युनिटी का 2012 से ये डिमांड है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। उनका ये एलिगेशन है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड वो नेचुरल नहीं है, वो म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन की वजह से इंक्रीज हो रही है। मेतीस का ये भी एलिगेशन है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग ट्रेड कार्टल, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, वो मणिपुर के थ्रू इंडिया में एक्सटेंड किया जा रहा है। जबकि ट्राइबल कम्युनिटीज का ये मानना है कि ये सारे एलिगेशंस और कॉन्स्पिरेसीज इसलिए लगाई जा रही है ताकि उनसे उनका ट्राइबल लैंड ले लिया जा सके और जो शेड्यूल ट्राइब के राइट्स है वो मेतीस कम्युनिटीज को भी दे दिए जाए। आइए समझते हैं कि ये पूरी सिचुएशन वायलेंस में कैसे टर्न हुई। वायलेंस के पीछे 3 ट्रिगर पॉइंट्स थे। सबसे पहला, फरवरी 2023 में गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरियाज में इविक्शन ड्राइव स्टार्ट की, जहाँ पे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के नाम पे काफी सारे फॉरेस्ट एरियाज को एंक्रोच करना स्टार्ट किया। दूसरा ट्रिगर पॉइंट ये था कि 11 अप्रैल 2023 को जो वैली एरिया था वहाँ पे जो चर्च थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो मेती कम्युनिटी है वो हमारी प्रीडोमिनेंटली हिंदू कम्युनिटी है, जबकि हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन है। तो इसीलिए ये चर्च का डिस्ट्रॉय करना भी एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट ये था कि मणिपुर हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट मेती कम्युनिटी के शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की डिमांड को कंसिडर करे। यहाँ पे सिर्फ कंसिडरेशन की बात हुई थी, एक्सेप्टेंस की नहीं। इन सारे टर्नआउट की वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसे काफी ज्यादा थ्रेटेंड और मार्जिनलाइज फील हुआ। इसकी वजह से उन्होंने 28 मई को जो मणिपुर के CM है N बीरेन सिंह, वो एक जिम को इनॉग्रेट करने वाले थे, उस जिम को 27 अप्रैल को ही आग लगा दी। इसकी वजह से 28 अप्रैल से 5 दिन के लिए स्टेट में सेक्शन 144 को लागू कर दिया गया। 5 दिन बाद 3 मई को मणिपुर के जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सारे ट्राइबल यूनियंस को इकट्ठा करके एक प्रोटेस्ट रैली निकाली, जिसमें लगभग 7,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये पीसफुल रैली जो है ये वायलेंस में टर्न हो गई, सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और फेक रूमर्स की वजह से। 3 मई को जब ये रैली हो रही थी तो एक फेक रूमर सर्कुलेट होने लगा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इनके कुछ फॉरेस्ट में मेतीज ने आग लगा दी है। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो था ये एक एथनिक क्लैश, कम्युनल क्लैश में टर्न हो गया मेतीज और कुकीज के बीच में। जब 3 मई को ये वायलेंट क्लैशेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे तो 3 मई की रात को पूरे स्टेट में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया
और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री फोर्सेस मणिपुर में डिप्लॉय कर दी गई। 4 मई को एक और बहुत बड़ा र्यूमर स्प्रेड हुआ स्टेट में कि जो चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट वाला इंसिडेंट था उसमें एक मेती कम्युनिटी की नर्स का रेप हुआ है। ये एकदम फेक न्यूज थी। इसमें जो फीमेल की फोटो यूज की गई थी वो एक दिल्ली के इंसिडेंट में विक्टिम थी। इसके बाद मेती कम्युनिटी के एक मॉब ग्रुप ने ट्राइबल एरियाज में एंटर किया और काफी ज्यादा वायलेंस किया। जो हम आज फीमेल की फोटोज देख रहे हैं ये पूरा इंसिडेंट 4 मई का ही है और इन्हें हमारे सामने आने में ऑलमोस्ट 2.5 मंथ लग गया इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इस पूरे सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल कौन है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। हमने स्टेट का पूरा पॉलिटिकल सेटअप समझने में ये देखा था कि मेती कम्युनिटी जो है वो पॉलिटिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस पूरे वायलेंट सिचुएशन में पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक किसी ने भी न्यूट्रली एक्ट नहीं किया। इनफैक्ट हमने काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे जहाँ पे पुलिस ने अपनी अपनी कम्युनिटीज को वायलेंस में सिर्फ साथ नहीं दिया, उन्हें इंस्टिगेट भी किया। तो ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर था। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था सेंट्रल गवर्नमेंट का इनएक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट में आर्टिकल 355 का यूज किया, जिसे तब यूज किया जाता है जब स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो। जनरली आर्टिकल 355 में गवर्नमेंट ये बोलती है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और 356 में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करती है। बट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की ही है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी ही है, इसीलिए स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया। तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबल चीज था यहाँ पर फेक रूमर्स और फेक न्यूज। दोनों ही तरफ से जो वायलेंस इरप्ट हो रहे थे उन्हें इंस्टिगेट फेक न्यूज के थ्रू किया जा रहा था। तो यहाँ पे मीडिया का साइलेंस इस पूरे सिचुएशन पे एक क्लैरिटी ना लाना लोगों के सामने, ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर था। तो मणिपुर की पूरी सिचुएशन से हमारे लिए एक 3 इम्पोर्टेंट चीजें हमें समझनी चाहिए। पहली ये है कि एक वायलेंट सिचुएशन में हम आज भी क्यों वुमेन्स को ही टारगेट करते हैं। शेमफुल एक्ट में कन्वर्ट हो ही जाता है एट द एंड। दूसरी, आज भी इंडिया में इन 21st सेंचुरी आज भी हम इंडिया में कास्ट और रीजन को लेकर इतना ज्यादा एग्रेसिव और एंग्री हो जाते हैं कि हमें फिर लॉ एंड ऑर्डर का कुछ समझ में ही नहीं आता। और तीसरा, ब्रिटिशर्स को गए हुए 80+ ईयर्स हो चुके हैं एंड इवन टिल टुडे इंडियन गवर्नमेंट हमें डिवाइड एंड कॉन्कर का जो तरीका होता है रूल करने का वही यूज कर रही है। कभी कम्युनल बेसिस पे हमें डिवाइड करती है, तो कभी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, कभी रिलीजन के बेसिस पे। अब 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। जब वो इलेक्शंस हों तो प्लीज ये मणिपुर के इंसिडेंट्स और जो रेस्टर प्रोटेस्ट और बाकी जितने भी इतने बड़े बड़े सिचुएशन जो हैं उन सबको माइंड में रख के आप वोट करिएगा। वोटिंग पावर को एक बहुत ही जिम्मेदारी से समझिए और उसी हिसाब से वोट करिएगा। थैंक यू।